नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। शुरू करते हैं अपने आज की क्लास के साथ। दोस्तों, आज हम इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के उस सेकंड पार्ट को खत्म करेंगे और इसके साथ ही हम पूरे चैप्टर के साथ 21 का चैप्टर खत्म करेंगे और इसके साथ ही हम मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा सिलेबस ही हमारा खत्म हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने इससे पहले मॉडर्न हिस्ट्री के बाकी सारे चैप्टर्स को खत्म किया है। तो मॉडर्न हिस्ट्री आज हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम अगले सिलेबस अगले टॉपिक पे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज हमने जैसे कि हमने कल इसके पार्ट 1 को देखा था, आज हम इसके पार्ट 2 को देखेंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले हम ध्यान देते हैं एक बार कि हमने सही दिशा में चल रहे हैं कि नहीं। आइए हम सिलेबस को एक बार देखते हैं। ठीक है, देखिए हमने 16, 18, 19, 20 को हमने खत्म किया था। आज हम 21 के साथ इसको भी खत्म कर देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारा सोर्स, ये रही मेरी किताब और हमारे जो सोर्सेज हैं वही पुरानी वाली की तरह है। कौन कौन से, यानी कहना है उसके नोट्स, एनसीईआरटी की मेरी बुक्स और हमारे पास यूपीएससी के मेरे कुछ पर्सनल नोट्स। ठीक है, कल हमने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के बारे में पढ़ा था और स्वदेशी आंदोलन के बारे में पढ़ा था, बंगाल विभाजन पढ़ा था। आज हम क्रांतिकारी आंदोलन के सेकंड फेज को जाएंगे। फर्स्ट फेज को हम पढ़ चुके हैं और गांधी जी के जो जन आंदोलन है उन सभी के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने कल पढ़ा था नरम दल के बारे में, गरम दल के बारे में। आज हम गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे, उनके जितने जन आंदोलन उन सबके बारे में, और क्रांतिकारी उनका जो सेकंड फेज है उसके बारे में भी आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो एक शुरू करते हैं गांधी जी के जन आंदोलन के बारे में। देखिए, गांधी जी के जो जन आंदोलन थे उससे पहले हम जानते हैं कि गांधी जी भारत कब आए थे। गांधी जी की जो भारत आए थे उसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए गांधी जी थे 1915 में भारत आए थे। कहाँ से? अफ्रीका से। तो ऐसा नहीं था कि गांधी जी आए उनके हर कोई भारत में जानता है। गांधी जी को भारत में कोई नहीं जानता है, मतलब ज्यादातर लोग तो नहीं जानते हैं। ठीक है, इसका कारण ये है कि गांधी जी आम जनता से कभी जुड़े नहीं। ठीक है, इस समय और अभी तक वो कहाँ से आए थे? अफ्रीका से। अफ्रीका की जो जनता थी वहां पे भी वो यही काम कर रहे थे, यानी कि वहां पे भी वो भारतीय लोगों के लिए, जो अफ्रीकन भारतीय थे और जो अफ्रीका के जो लोकल लोग थे उनके लिए, उनके बारे में सोच रहे थे। और नस्ल भेद जो वहां पे चल रही थी उस सरकार के खिलाफ काफी आंदोलन चल रहे थे। जब वो भारत आते हैं 1915 में, तो इनके जो इनके गुरु थे, इनके जो राजनीतिक गुरु थे, उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले साहब। वो इन्हें सलाह देते हैं कि आप पहले भारत को घूमिए। तो ये 2 साल भारत के भ्रमण पे जाते हैं, यानी कि 1915 से लेकर के 1917 के दौरान ये पूरे भारत में भ्रमण करते हैं। इसी दौरान वो क्या करते हैं कि बंगाल जो सॉरी बनारस विश्व हिंदू, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की जो स्थापना हो रही होती है मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट जी के द्वारा, इस दौरान वो वहां पे उस स्थापना की सभा में वो भी जाते हैं और वो उस चीजों को सुनते हैं जहां पर लोग महिमा मंडलिन कर रहे होते हैं अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था के बारे में और अंग्रेज की व्यवस्थाओं के बारे में। यहाँ पे गांधी जी क्या करते हैं? अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था के बारे में आलोचनाएं करते हैं। ठीक है, अंग्रेज की जो सिस्टम होती है उसकी आलोचना करते हैं, अंग्रेज की शिक्षा व्यवस्था की आलोचना करते हैं। इससे प्रभावित होकर वहां पर एक व्यक्ति आए होते हैं जिनका नाम होता है राजकुमार शुक्ल साहब। राजकुमार शुक्ल जी गांधी जी से यहाँ मिलते हैं। वो चंपारण में एक किसान थे जो नील की खेती किया करते थे। ठीक है, ये गांधी जी से मिलते हैं और अपनी समस्या को गांधी जी के सामने रखते हैं। गांधी जी इनकी समस्या को समझते हैं और वो इनसे वादा करते हैं कि वो चंपारण आएंगे। और गांधी जी जब चंपारण आते हैं तो गांधी जी को पता चलता है कि ये समस्या क्या है। तो समस्या होती है क्या? 3 कठिया व्यवस्था। ठीक है, 3 कठिया व्यवस्था क्या होती है? सबसे पहले ये समझते हैं। देखिए, 1 बीघा में 20 कट्ठा की जमीन होती है। ठीक है, 20 कट्ठा में से एक जो यहाँ पे मिल मालिक होते हैं वो किसानों से एक अनुरोध करते हैं, अनुबंध करते हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? इस कॉन्ट्रैक्ट में होता है कि 20 में से जो 3 बीघा जमीन होती है उस पे इन्हें सिर्फ और सिर्फ नील की खेती करनी है। और ये खेती की जो मतलब ये जो नील होगा ये किसको बेचेंगे? सिर्फ और सिर्फ मिल मालिकों को। इसके बाद मिल मालिक ही होते हैं जो इसकी रकम तय करते हैं और वही इन्हें इस प्रकार की रकम देने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन अब समस्या ये होती है कि शुरुआत में तो सब ठीक रहा होता है, लेकिन अब यहाँ पे समस्या बन रही होती है। क्यों? क्योंकि जर्मनी में एक सिंथेटिक कलर की खोज हो चुकी होती है और अब नील की जो खेती होती है वो इतनी प्राथमिकता नहीं होती और ना ही इतना लाभकारी होता है। तो मजदूर जो होते हैं, जो किसान होते हैं, वो जो नील की खेती होती है इसको समाप्त करना चाहते हैं। लेकिन जो मिल मालिक होते हैं वो इसे समाप्त नहीं करना चाहते क्योंकि इन्हें इसके लिए फायदा हो रहा होता है। ठीक है, लेकिन किसान इसके खिलाफ होते हैं। तो ये वो बातें सरकार के सामने उठाते हैं, लेकिन सरकार इसको विशेष ध्यान नहीं दे रही होती है। ठीक है, जब गांधी जी यहाँ जाते हैं, गांधी जी समस्या को समझते हैं और फिर ये यहाँ पे सत्याग्रह की बात करते हैं और अंत में सरकार को इनके सामने झुकना पड़ता है और ये 3 कठिया व्यवस्था को खत्म कर दिया जाता है, कुछ सरकार के साथ कुछ रकम को दे करके। ठीक है, उसके बाद गांधी जी कहाँ जाते हैं? अहमदाबाद में जानते हैं। अहमदाबाद में क्या होता है? यहाँ पे प्लेग बोनस मिल रहा होता है मजदूरों को। ठीक, किस कारण से?
प्लेग की बीमारी होती है जो फैल जाती है, जिसके कारण से इनके कारण क्या होता है, मजदूरों की जो आमदनी होती है उसमें कमी आती है, जिसके कारण इन्हें प्लेग बोनस दिया जाता है मिल मालिक के द्वारा। बाद में क्या होता है, जब प्लेग बीमारी खत्म हो जाती है तो मजदूर इसको जो मिल के मालिक होते हैं वैसे बंद करना चाहते हैं, लेकिन मजदूर चाहते हैं कि ये लगातार बना रहे, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो महंगाई बढ़ी है इससे इनको राहत मिलती है, ठीक है, प्लेग बोनस होने से, ठीक है। लेकिन मिल के मालिक ऐसा नहीं चाहते। इसके दौरान क्या होता है, वो गांधी जी से मिलते हैं और गांधी जी इनकी बातों को समझते हैं और गांधी जी मजदूरों का साथ देते हैं, ठीक है। अंत में क्या होता है कि जो मिल मालिक होते हैं उनको ये बात माननी पड़ती है और 35% तक का बोनस डिसाइड किया जाता है कि मिल के मालिक मजदूरों को देंगे और मजदूर भी इसके लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है। पहली बार ही आंदोलन होता है जिसमें गांधी जी भूख हड़ताल करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इन्हें ये प्राप्ति होती है, ठीक है। तो अहमदाबाद आंदोलन भी समझ गए कि पहली बार गांधी जी ने भूख हड़ताल यहीं की थी और गांधी जी का जो पहला आंदोलन था देश में वो चंपारण था, ठीक है। उसके बाद चलता क्या है, उसके बाद होता है खेरा आंदोलन। खेरा आंदोलन में क्या होता है कि कृषि भूमि को जो कृषि कर होता है उसको लेकर के, देखिए किसानों का एक मांग थी कि जो 1/4 की जो खेती है मात्र उतना ही अगर हुआ हो तो उसमें सरकार को किसी भी प्रकार के कर देने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अगर आपको इससे कम या इससे ज्यादा हुआ हो तो आपको सरकार को कर देना होता है। लेकिन इसके बाद भी सरकार इनसे कर की मांग कर रही थी, किसानों ने इसका विरोध किया, बाद में गांधी जी ने इसका समर्थन किया और बाद में इन्हें सरकार को इस बात से झुकना पड़ा और बाद में किसी ने भी कर नहीं दिया, सरकार ने पूरे कर को माफ कर दिया, यानी कि अब सिर्फ कर वही देगा जो देने की स्थिति में था, ठीक है। तो ये तीनों एक क्षेत्रीय आंदोलन होते हैं, ठीक है। अभी तक गांधी जी का कोई राष्ट्रीय आंदोलन नहीं चल रहा होता, लेकिन गांधी जी की जो पॉपुलैरिटी होती है वो इन तीनों आंदोलन से काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। अब गांधी जी क्या करते हैं, एक राष्ट्रीय आंदोलन चलाते हैं जिसको वो कहते हैं रोलेट सत्याग्रह। अच्छा, ये रोलेट सत्याग्रह क्या होता है, तो सबसे पहले जानते हैं कि रोलेट एक्ट क्या होता है। देखिए रोलेट एक्ट क्या होता है, रोल एक्ट एक कानून होता है, जो रोल एक्ट में क्या होता है, कानून है जिसके माध्यम से क्या होता है 2 साल तक किसी भी व्यक्ति को बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील बस सरकारी अधिकारी को लगा कि आपने कोई गलती की है या कर सकते हो, ठीक है। भविष्य में भी ऐसी संभावना हो सकती है कि आप सरकार के खिलाफ कुछ जा सकते हो तो आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा। आप किसी से आप किसी वकालत भी नहीं कर सकते, ना ही आप किसी से वकील से कोई मदद ले सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि आप 2 साल तक बिना वकील के, बिना दलील के और बिना अपील के आप जेल के अंदर बंद रहोगे, ठीक है। ये एक काला कानून था क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो लोग होते हैं वो अंग्रेजों के काफी विरोधी हो जाते हैं, क्योंकि महंगाई बढ़ चुकी है। तो अंग्रेजों ने जो मांग की होती है कि हम आपको प्रथम विश्व युद्ध के बाद हम आपको एक उपनिवेशिक शासन दे देंगे, ठीक है, हम आपके शासन के साथ काफी अच्छा व्यवहार करेंगे, आपको बहुत अच्छी सुविधाएं दी जाएंगी, जिसका वो नहीं देते तो अंग्रेजों का विरोध डर होता है कि क्योंकि अगर इन्होंने इस तरह की व्यवस्था नहीं की है तो इसका विरोध होगा। जैसे ही इनका विरोध होगा उससे पहले ये कानून ला दो ताकि लोग विरोध कम से कम कर सकें, लेकिन परिणाम पलट जाता है और इन्हें इस कानून को लाना पड़ता है और गांधी जी फिर जो होता है रोलेट सत्याग्रह लाते हैं। सत्याग्रह का मतलब क्या है, सत्य के लिए आग्रह, यानी कि आप इसको खत्म करते हैं क्योंकि ये एक काला कानून है, ठीक है। इसके लिए गांधी जी आग्रह करते हैं। तो गांधी जी का क्या होता है, देशव्यापी पहला आंदोलन होता है, पहला आंदोलनकारी आंदोलन होता है और ये राष्ट्रव्यापी। इसमें क्या होता है, इस आंदोलन के दौरान एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह सभाएं भी बनाई जाती है, प्रार्थना सभाएं की जाती है, उपवास किया जाता है, हड़ताल किया जाता है, ठीक है, और बहिष्कारें होती हैं अंग्रेजी कपड़ों की, ठीक है, अंग्रेजी कपड़ों की, अंग्रेजी जितने भी नमक होती है, नमक की, अंग्रेजी जितने भी चीजें आती हैं भारत में जो आयात की जाती है उन सभी चीजों की वहां पे बहिष्कार करने की शुरुआत हो जाती है यहाँ से, ठीक है। लेकिन इस दौरान क्या होता है कि 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल चल रहा होता है। उसी दिन डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन खिचलू, इनका नाम नहीं लिखा, आप लिख लें, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन खिचलू, ये 2 व्यक्ति होते हैं पंजाब में जनता जिनकी गिरफ्तारी की जाती है। इनके गिरफ्तार में क्या होता है कि वहां पे विरोध सभाएं शुरू हो जाती है और जो जनरल डायर होते हैं वो इसको लेकर के कि पूरे पंजाब में ये ना हो, इसके लिए उन्होंने जनसभाओं के ऊपर इस तरह के प्रतिबंध लगा देते हैं। लेकिन परिणाम पलट जाता है 13 अप्रैल के दिन। 13 अप्रैल के दिन बैसाखी का दिन होता है और जलियांवाला बाग के बगल में ही जो मेला होती है वहां पे कुछ लोग मेला मना रहे होते हैं। मेला मनाने के बाद कुछ नेता जलियांवाला बाग के अंदर भाषण देने लगते हैं, उनको सुनने के लिए बहुत सारे लोग जलियांवाला बाग के अंदर चले जाते हैं। इसी बीच क्या होता है, जनरल डायर आते हैं और अचानक से गोलीबारी शुरू कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, सरकारी आंकड़ों में 379 यानी 379 लोगों की, आप लिख लें 379 लोगों की मौत हो जाती है, ठीक है। लेकिन जो उस टाइम के भारतीय इतिहासकार होते हैं उनका मानना है कि ऐसा नहीं है, सिर्फ 379 लोगों की मौत नहीं हुई है बल्कि हजारों लोगों की मौत हुई है, जिसको अंग्रेज नकार देते हैं। लेकिन भारतीय इतिहासकार इस बात को लगे रहते हैं कि 1000 लोगों से ऊपर के लोगों की मौत हुई है और हजारों लोग घायल हुए हैं। लेकिन हमें सिर्फ सरकारी आंकड़ों को ही लाना है और भारत की किताबों में भी, जो इतिहासकारों की किताबें हैं, जो हमारे पास एनसीईआरटी है, एनआईओएस की किताबें हैं, उसमें भी सिर्फ 379 लोगों की ही मौत का जिक्र है। तो हम भी केवल उन्हीं जगहों का
यहाँ पे स्वीकार करेंगे। आपको एग्जाम में भी 379 ही लिखना है, ठीक है। तो याद रखना, आगे चलते हैं। तो आप समझ गए, जब ही हड़ताल हो जाता है और जलियांवाला बाग में गोली वाली कांड हो जाती है, इसी को क्या कहते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए, इतना सब होने के बाद गांधी जी क्या करते हैं, आंदोलन को बंद कर देते हैं, क्योंकि अब आंदोलन हिंसक हो जाएगा, ठीक है। इसी को रोकने के लिए गांधी जी क्या करते हैं, कुछ समय बाद असहयोग आंदोलन फिर से चालू करते हैं, एक नया और जिसमें अहिंसा ना हो, ठीक है। एक असहयोग आंदोलन शुरुआत कर देते हैं। इसका कारण क्या होता है, देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में क्या होता है कि सरकार ने जो वादे किए होते हैं अपने वादों से मुकर जाती है और एक ऐसा छोटा सा कानून और छोटी सी जनप्रतिनिधियों के साथ इनको थोड़ी सी राहत देने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। इसका विरोध होता है। दूसरा क्या है, हंटर कमेटी की एक रिपोर्ट आती है। हंटर कमेटी क्या है, देखिए, जलियांवाला बाग में जब जनरल डायर गोलीबारी करते हैं तो गोलीबारी का भारतीय जो लोग होते हैं वो उसका विरोध करते हैं, लेकिन जो एक हंटर कमेटी होती है ना, अंग्रेज एक कमेटी बिठाते हैं हंटर कमेटी। हंटर कमेटी क्या होती है, ये जो जनरल डायर ने जो कृत्य किया होता है इसका समर्थन कर देती है कि नहीं, जनरल डायर ने बिल्कुल सही काम किया है, इसमें कोई गलती नहीं थी, ठीक है। जनरल डायर का यहाँ पर समर्थन किया जाता है और यहाँ तक कि जो ब्रिटेन के अंदर में कई सारी ऐसी संस्थाएं होती है जो जनरल डायर के लिए फंड भी इकट्ठा करती है, यानी कि जनरल डायर ने बहुत नेक काम किया, इसके लिए इन्हें सरकार से सम्मान की आवश्यकता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, खिलाफत आंदोलन हो जाता है, ठीक है। खिलाफत आंदोलन क्या था अभी समझाता हूँ, ठीक है। खिलाफत आंदोलन के कारण ये तीन मेन कारण होते हैं जिसके कारण असहयोग आंदोलन देश में शुरू किया जाता है, ठीक है। खिलाफत आंदोलन क्या था, देखिए, खिलाफत आंदोलन ये था कि तुर्की के जो राजा थे उन्हें कहा जाता था खलीफा, ठीक है, और वो मुस्लिम नेताओं में सबसे प्रमुख नेता माने जाते थे, ठीक है। जब असहयोग आंदोलन देश में शुरू होता है, देखिए, जो तुर्की के नेता होते हैं वो क्या होते हैं, मुसलमानों के सबसे बड़े नेता होते हैं। जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है और तब तुर्की क्या होता है, अंग्रेजों के खिलाफ हो जाता है, लेकिन जो भारतीय जो मुसलमान होते हैं वो उनको उनके अंग्रेजों का उनका समर्थन मिल सके, इसके लिए क्या होता है कि अंग्रेज क्या करते हैं कि अगर हम जीत जाएंगे तो तुर्की के साथ हम कोई भी अपमानजनक चीजें नहीं करेंगे, लेकिन जब वो जीतते हैं तो वो क्या करते हैं, खलीफा का पद हटा देते हैं, खलीफा का अपमान किया जाता है, ठीक है। जब उनका अपमान किया जाता है तो यहाँ पर उसका विरोध भी होता है, यानी कि उसका आंदोलन चलेगा। कौन चलाएंगे, ये चलाएंगे अली बंधुओं के द्वारा। अली बंधु जो होते हैं वो इस आंदोलन की शुरुआत करते हैं, किसके, खिलाफत आंदोलन का। मैं खिलाफत आंदोलन की बात कर रहा हूँ, असहयोग आंदोलन नहीं आया, तो ध्यान से अपनी बात शब्दों को याद रखना। अभी हम खिलाफत आंदोलन की बात कर रहे हैं, ठीक है। 22 और 23 नवंबर 1919 को अली भाई, इसमें शौकत अली और मोहम्मद अली, ठीक है, ये दोनों भाई मिल करके दिल्ली में ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस शुरू करते हैं। इसका चीज को लिखते रहे, जो मैं लिखवा रहा हूँ। 22 और 23 नवंबर 1919 को अली भाई ने दिल्ली में ऑल इंडिया खलीफा कॉन्फ्रेंस शुरू किया, ठीक है। इस खलीफा कॉन्फ्रेंस में क्या होता है कि महात्मा गांधी को अध्यक्ष बनाया जाता है, यानी कि महात्मा गांधी खलीफा समिति के अध्यक्ष हैं, ठीक है। इसके साथ आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। इस आंदोलन में क्या होता है, अहिंसक आंदोलन है, सामाजिक बहिष्कार होगा, सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार होगा, यानी कि आप कोई भी स्कूल कॉलेज जितने भी यहाँ पे कोर्ट है इनका इस्तेमाल नहीं करेंगी, ठीक है। इसके साथ साथ सरकार की जितनी भी वस्तुएं हैं, अंग्रेजी वस्तुएं हैं, उनका बहिष्कार होगा, जैसे कि नमक का, जैसे कि बहिष्कार होगा कपड़ों का, जैसे कि बहिष्कार होगा शराबी दुकान का, ठीक है। इन चीजों का बहिष्कार किया जाएगा, ठीक है। ये चीजें बहिष्कृत होंगी, ठीक है। इसी बीच क्या होता है, गांधी जी अपने जो असहयोग आंदोलन होता है उसके 3 मुद्दों को रखते हैं कि जिसके कारण हमने ये आंदोलन चलाया। तो होता है खिलाफत का बुराई, ठीक है, मैंने बता दिया खिलाफत के बारे में क्या बताया था गांधी ने। पंजाब में क्या होता है, हमने देखा पंजाब में होता है तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसको लेकर के, और स्वराज की मांग को लेकर के, यानी कि स्वयं का राज बने, इसको लेकर भी गांधी जी ये 3 मुद्दों के कारण इस आंदोलन की शुरुआत करते हैं, ठीक है। ये गांधी जी 3 मुद्दे देते हैं कि मैंने इन 3 मुद्दों के कारण इसको दिया था, ठीक है। तो इस घटना से क्या होता है, देखिए, इस घटना से सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि कपड़ों का जो निर्यात का जो मूल्य होता है उसमें गिरावट आती है। दूसरा क्या होता है, अगर कपड़े विदेश से कमा रहे हैं तो देश में कम, देश में ज्यादा बनेंगे, यानी कि अब क्या होगा, देशी उद्योग बनेगा, यानी कि अब स्वदेशीकरण बढ़ेगा, ठीक है। स्वदेशीकरण होगा और जितने भी सूती वस्त्र होंगे उनका उत्पादन बढ़ेगा, यानी कि अब देश के अंदर पैसा टिकने लगेगा, ठीक है, यहां से, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, शराबी दुकानें होंगी उस पर धरने दी जाएंगी, उससे क्या होगा, शराबी दुकान पे महिलाओं के धरने अगर होंगे तो क्या होगा, अचानक से शराब की जो रेट होगा उसमें गिरावटें आएंगी, और जब शराबें कम बिकेंगी सरकार के पास टैक्स कम जाएगा, ठीक है, तो सरकार के पास रेवेन्यू कम हो जाएगा, ठीक है। ये सब घटनाएं चल रही होती है, सरकार का विरोध भी हो जाता है। अब सरकार क्या होता है, विरोधियों का दमन करना शुरू कर देती है, ठीक है। लेकिन शुरुआतों में सरकार इसका विरोध नहीं कर पाती क्योंकि कोई कुछ हिंसक घटनाएं अभी तक हो नहीं रही थी। लेकिन इसी बीच क्या हो रहा है, सरकार को पता चलता है कि चौरी चौरा में एक घटना घट जाती है। चौरी चौरा में क्या होता है कि एक अहिंसक घटना जारी होती है
और पुलिस वाले उस पे ऊपर गोलीबारी चालू कर देते हैं। जैसे पुलिस वाले गोलीबारी चालू कर देते हैं, जो भीड़ होती है वो हिंसक हो जाती है, और वो पुलिस स्टेशन में जब पुलिस वाले घुस जाते हैं उनको जला दिया जाता है। यानी कि उसमें 2022 पुलिस वालों को हत्या कर दी जाती है, उन्हें जला दिया जाता है पुलिस स्टेशन के अंदर में, पुलिस स्टेशन को ही आग लगा दिया जाता है। इस घटना के बाद गांधी जी क्या करते हैं, इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि अब जो आंदोलन है वो हिंसक हो चुका है। अभी तक आंदोलन अहिंसक था तो सरकार भी उसके ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं कर रही थी, गोलियां नहीं चला रही थी, लेकिन अब आंदोलन क्योंकि हिंसक हो चुका है तो अब सरकार भी इसको तोड़ने के लिए कठोर प्रयास करेगी। परिणाम आंदोलन गांधी जी द्वारा वापस ले लिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, गांधी जी को ऊपर सजा, गांधी जी को जेल में बंद किया जाता, मतलब गांधी जी को ऊपर एक कानूनी प्रावधान चलाया जाता है, गांधी जी को सजा दी जाती है और उन्हें 4 साल की सजा दी जाती है, माफ कीजिएगा 6 साल की सजा दी जाती है। बाद में उनकी जब तबियत खराब हो जाती है और उन्हें 2 साल के बाद छोड़ दिया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर क्या होता है, अब देखिए इतना सब कुछ होने के बाद अब आते हैं क्रांतिकारी आंदोलन अब शुरू हो जाता है। देखिए, असहयोग आंदोलन अगर अचानक से गांधी जी ने वापस ले लिया, लेकिन जो उस समय के जो युवा वर्ग थे उनके अंदर अब भी जो था वो अंग्रेजों के खिलाफ कोई प्रेम नहीं उभर आया था अचानक से, अभी भी गुस्सा पनपा हुआ था, उनका खून भी गर्म था। ठीक है, अब इसी के लिए क्या होता है कि जो आंदोलन जो शुरू हो जाता है, ठीक है, कौन, क्रांतिकारी आंदोलन अब शुरू होगा। अभी तक जो क्रांतिकारी का जो पहला जो चरण था वो क्या था, प्रथम विश्व युद्ध से पहले का चरण था। अब ये प्रथम विश्व युद्ध के दूसरे का चरण शुरू हो जाएगा। इसमें क्या होगा कि जो पुराने जो बंगाल के, पंजाब के और उत्तर प्रदेश के, दिल्ली के जितने भी यहाँ पे छोटे छोटे जो हमारे पास संगठन थे, आतंकवादी संगठन, सॉरी क्रांतिकारी संगठन था, ठीक है, ये जो क्रांतिकारी संगठन था ये बंद हो चुका था या फिर खत्म हो चुका था या फिर बहुत कमजोर हो चुका था। अब इसमें क्या होगी, अचानक से वृद्धि शुरू होगी। बंगाल में अनुशीलन समिति बढ़ेगी, युगांतर समिति जनेगी और चटगांव में एक सूर्य सेन जी के द्वारा विद्रोह शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर नई सभा बन जाएगी। उत्तर प्रदेश में क्या होगा, जिसको उस टाइम पे संयुक्त प्रांत कहते हैं, उस टाइम पे क्या होगा, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हो जाएगी। ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो होता है इसका बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। देखिए, इसका गठन जो होता है वो सचिन नाथ सान्याल और जोगेश्वर चटर्जी द्वारा इसकी शुरुआत कर दी जाती है। ये वही घटना है, क्या देखिएगा कि जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है, इसी ने काकोरी कांड किया था, जिसमें सरकार, अंग्रेजी जो सरकार, रेलवे का जो वो था, धन था, उसको लूटा गया था। इसमें भगत सिंह भी जुड़े हुए थे। ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, सॉरी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जब ये अचानक से घटना हो जाती है, इसके बाद क्या होता है, सरकार के जो कड़े कदम होते हैं वो इनके खिलाफ होते हैं, और इसी बीच क्या होता है कि जो चंद्रशेखर आजाद होते हैं वो भाग जाते हैं, पहुंचते हैं दिल्ली, पहुंचते हैं वहां पे भगत सिंह से मिलते हैं और दोनों मिलकर के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाते हैं। ठीक है, ये सब, यही 3 घटनाएं उस टाइम पे सबसे पहले क्रांतिकारियों के बीच में चल रही होती है। और यही हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जो होता है ये क्या करता है, ये सबसे पहले जो हमारे सांडस जी होते हैं उनकी हत्या कर दिए जाते हैं। किनके द्वारा, भगत सिंह द्वारा, राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, ये इन तरह के लोग इसमें शामिल थे, जिसमें बाकी में 3 लोगों की फांसी दी जाती है। उसके बारे में चर्चा बाद में करेंगे, आगे की बात करते हैं। देखिए, अभी के जो क्रांतिकारी है ना, उनका उद्देश्य है संपूर्ण स्वतंत्रता। अभी के जो क्रांतिकारी हैं ये चाहते हैं कि देश में पूरी तरीके से स्वतंत्र हो, और स्वतंत्रता के बाद एक समाजवादी गणतांत्रिक सरकार की स्थापना हो। क्यों समाजवादी गणतांत्रिक सरकार की स्थापना चाहते हैं, देखिए अभी क्या हुआ है कि रूस के अंदर रूसी क्रांति हो चुकी है, और रूसी क्रांति के बाद इनके अंदर भी एक क्रांति की भावना जागी है, और ये चाहते हैं कि जितने भी देश में जितने भी हमारे पास संसाधन हो वो सब पे सरकारी संस्था के अंदर हो, ताकि जनता का अधिक से अधिक भला हो सके। ठीक है, तो ये संपूर्ण स्वतंत्रता के साथ एक समाजवादी सरकार की स्थापना की बात करते हैं। कौन, क्रांतिकारी जो होते हैं दूसरे चरण वाले। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, अब इतना सब कुछ हो गया, ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि साइमन कमीशन भारत आता है। कब आता है साइमन कमीशन, इसका काम क्या होता है, ये संवैधानिक सुधार के लिए आता है। देखिए, 1919 में जब कानून बना होता है उसमें एक लिखित प्रावधान होता है कि हम 10 साल बाद देश के अंदर आएंगे। ठीक है, कब आएंगे, 10 साल बाद। लेकिन जो साइमन कमीशन होता है वो 1928 में ही आ जाता है, यानी कि सॉरी 1927 में ही आ जाता है, यानी कि ये कानून बनने से 2 साल पहले ही आ जाता है। तो एक तो पहले विरोध का कारण ये बनता है, दूसरा कारण क्या होता है कि जब ये इससे पहले आता है, लेकिन इसमें ये साइमन कमीशन के अंदर में कोई भी भारतीय नहीं होता है। इसमें 7 सदस्य होते हैं, सबके सब अंग्रेज होते हैं, कोई भारतीय नहीं है, इन्हें भारत की परिस्थितियों के बारे में पता नहीं है, इन्हें भारत के बारे में पता नहीं है। इनके पास प्रशासनिक ज्ञान तो है, लेकिन इनके पास भारत की जो असली ज्ञान है, राजनीतिक ज्ञान है, वो इनके पास नहीं है। यानी कि भारत के सामाजिक ज्ञान, राजनीतिक ज्ञान का अभाव है, इनके पास मात्र प्रशासनिक ज्ञान है कि प्रशासन किस तरीके से चलाया जा सकता है। ठीक है, तो पहला दूसरा विरोध का कारण क्या होता है कि यहाँ पर इनका विरोध होने लगता है। अब पूरे देश में क्या होगा, इनका विरोध होगा, साइमन गो बैक के नारे लगेंगे, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं।
इस तरीके से लोग फ्लैग लेके उस टाइम पे घूम रहे होते हैं, और ये उसी टाइम पे एक्चुअल पिक्चर है। उस टाइम पे साइमन गो बैक के लोग नारे लगा रहे होते हैं, और इसे ऑल पार्टी जो जितनी हमारे उस टाइम पे देश की पार्टियां थी, सब ने साइमन गो बैक के नारे लगाए, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था जिसकी मांग क्या थी, भारतीयों के बारे में इन्हें पता नहीं था, भारत की व्यवस्थाओं के बारे में पता नहीं था। इसी कारण से इनका विरोध होने लग गया। इस विरोध के दौरान क्या होता है कि लाहौर के अंदर देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध चल रहा है, और लाहौर के अंदर क्या होता है कि लाला लाजपत राय के ऊपर, मतलब उस टाइम पे लाहौर में लाठियां चार्ज शुरू कर दी जाती है। उस लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय को काफी सारी लाठियां लग जाती है, और लाठियों के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु के बाद क्या होता है कि जिसने इनकी मृत्यु की है, यानी कि सांडस की हत्या कर दी जाती है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के द्वारा। ठीक है, हालांकि सैंडर्स का इसमें मुख्य रोल नहीं होता, लेकिन क्योंकि उसमें अंदर वो भी शामिल होता है, इसी कारण से उसकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। जब साइमन कमीशन का इतना विरोध हो रहा होता है, ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो उस टाइम के जो अंग्रेज अधिकारी होते हैं, वो भारतीय लोगों पे कहते हैं कि अब आप अपने लिए कानून बना के दिखाओ, कि मतलब अगर आप इस तरीके से विरोध कर रहे हो, ऑल पार्टी मिलकर के आप विरोध कर सकते हो, तो ऑल पार्टी समर्थन करके आप कोई कानून भी बना सकते हो, तो आप एक कानून बना के दिखाओ। तो इसी कानून का परिणाम होता है कि नेहरू रिपोर्ट आता है। ठीक है, मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में काफी सारी पार्टियां आपस में मिल करके एक नेहरू रिपोर्ट लाती है। हालांकि इस रिपोर्ट के अंदर कई सारी समस्याएं होती है। ठीक है, और ये संपूर्ण स्वतंत्रता की मांग ये लोग नहीं करते। कौन? मोतीलाल नेहरू की पार्टी नहीं करती है। ठीक है, जब नेहरू स्वतंत्रता की मांग नहीं करते, तो जो युवा वर्ग होता है उस समय का, वो इनका विरोध करता है कि आप इस तरह की मांग क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि अब देश बदल चुका है। ठीक है, उस समय के हिसाब से देश बदल चुका है। ठीक है, अब आते हैं कांग्रेस का संपूर्ण स्वराज। जब इतनी बड़ी मांग नेहरू ने कर दी, नेहरू की पार्टी ने कर दी, लेकिन उन्होंने एक डेडलाइन रख दिया कि आपको इसे इतने समय तक मानना होगा, नहीं तो हम पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कर देंगे। ठीक है, और अंग्रेज इसको नहीं मांगते हैं। ठीक है, उसके बाद कांग्रेस क्या करती है, अब हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। ठीक है, कांग्रेस ने क्या किया, 1930 में 26 जनवरी 1930 को जवाहरलाल नेहरू जी ने रावी नदी के तट पे झंडा फहराया और संपूर्ण स्वतंत्रता की मांग कर दी। अब पूरे देश में आज के दिन स्वतंत्रता के लिए शपथ मनाया जाएगा। अगर आप ध्यान से इस शब्द को समझे, 26 जनवरी 1930, तो 26 जनवरी 1950 को देश आजाद, मतलब देश का संविधान लागू हुआ था, और इसका कारण भी यही था कि उसी दिन, यानी कि 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान इसलिए बना था क्योंकि 26 जनवरी 1930 को जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की, जो पूर्ण स्वतंत्रता थी, उसकी देश में घोषणा कर दी गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं, हम पढ़ते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। 1930 में देखिए, इतना सब कुछ देश में हो गया, तो जाहिर सी बात है, जब साइमन कमीशन का इतना ज्यादा विरोध होगा, और हर जगह साइमन कमीशन का विरोध हो रहा है, तो जाहिर सी बात है साइमन कमीशन वापस ले लिया जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। साइमन कमीशन बकायदा अपनी रिपोर्ट जो होता है ब्रिटिश सांसद के समक्ष प्रस्तुत कर देता है। ठीक है, ब्रिटिश संसद के समक्ष वो अपनी रिपोर्ट पूरी तरीके से प्रस्तुत कर पाता है, बहुत अच्छे से प्रस्तुत करता है, जबकि उसका पूरे देश में विरोध हो रहा था, फिर भी वो अपनी रिपोर्ट अच्छे से प्रस्तुत कर देता है। इस सबको देखते हुए गांधी जी क्या करते हैं, एक 11 सूत्री कार्यक्रम, यानी कि 11 मांग जो होती है, उस टाइप के गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन के सामने रखते हैं। लॉर्ड इरविन इसको सीधे सीधे नकार देते हैं, और लॉर्ड इरविन कहते हैं कि आपको जो करना है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, जब साइमन कमीशन देश के अंदर आया, उसका विरोध हुआ, और विरोध के बाद जब वो संसद पहुंचा, संसद में उसने अपनी मांग रखी। उसके बाद क्या होता है कि जो उस समय के जो ब्रिटिश अधिकारी होते हैं, उस समय के जो ब्रिटिश ब्रिटिश प्रधानमंत्री होते हैं, वो भारतीयों से कहते हैं कि आप देश के अंदर जाइए, मतलब आप हमारे ब्रिटेन आइए, और हम चर्चा करते हैं कि जो संवैधानिक सुधार होगा वो अब किस तरीके से होगा। ठीक है, इस संवैधानिक सुधार के अंदर में कांग्रेस जो होती है वो इसका विरोध करती है, क्योंकि यहाँ पे संपूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है। कांग्रेस ने कहा है कि अब संपूर्ण स्वतंत्रता के ऊपर ही सिर्फ बात किया जाएगा। लेकिन गांधी जी ने थोड़ा सा लिबरल होकर के, थोड़ा सा उदार बन करके, उन्होंने भी संपूर्ण स्वतंत्रता की बात को थोड़ा सा कमजोर किया, और उन्होंने कहा कि 11 सूत्री कार्यक्रम को हमें चाहिए। लॉर्ड इरविन के सामने रखा, और लॉर्ड इरविन ने सीधा सीधा नकार दिया। अब परिणाम क्या होगा, गांधी जी अब करेंगे नमक आंदोलन। ठीक है, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, और नमक उनका आंदोलन का प्रतीक बनेगा, इनके गांधी जी का। ठीक है, 11 सूत्री कार्यक्रम को नाम मानने पर गांधी जी ने नमक आंदोलन की शुरुआत की। नमक उनका प्रतीक था। देखिए 12 मार्च, ध्यान से आप शब्दों को लिखिए, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम में आने पर, साबरमती जो उनका आश्रम था, वहां से अपने 72 अनुयायियों के साथ डांडी मार्च शुरू कर दी। यानी कि गांधी जी अब क्या करेंगे, डांडी मार्च करेंगे अपने 72 अनुयायियों के साथ। 12 मार्च 1930 को शुरू करेंगे, और ये क्या करेंगे, वहां पे जब पहुंचेंगे डांडी, वहां पर वो क्या करेंगे,
नमक उठाएंगे और नमक कानून को तोड़ देंगे। ठीक है, नमक कानून क्या था? नमक कानून ये था कि अंग्रेज, देखिए अंग्रेज विदेश जाते थे, ठीक है, वहां से सामान लेकर के देश के अंदर आते थे। कई बार क्या होता था, इस दौरान वो क्या करते थे, खाली शिप लाते थे। तो जब खाली शिप वो ब्रिटेन से भारत लाते थे तो वो क्या करते थे, खाली शिप के अंदर वो नमक लेके आते थे। जब वो नमक देश के अंदर लाते थे तो उस नमक को क्या करते थे, बेचते थे। ठीक है, खाली शिप के अंदर कुछ नहीं होता था, नमक होता था, ताकि सिर्फ हिले डुले ज्यादा ना और सिर्फ आराम से आ जाए। तो अब उस नमक को भी ये बेचने लग गए। ठीक है, अब जो ये देश में जो नमक लाते थे, इस नमक को पहले वो फेंक देते थे, अब उन्होंने कहा नहीं, हम इसका भी व्यापार करेंगे। तो अब नमक क्या हो गया, क्रूरता का प्रतीक बन गया, क्योंकि अब नमक को आप एक तो अपने फायदे के लिए ला रहे हो, ऊपर से जो नमक ला रहे हो उसमें भारी भरकम कर लगा रहे हो, तो नमक क्या हो गया, क्रूरता का प्रतीक बनता गया, तो इसका विरोध होने लग गया। तीसरे कहते हैं पेशावर की घटना हो जाती है इसी दौरान। पेशावर की घटना कौन सी होती है, देखिए अब्दुल गफ्फार खान नाम का एक व्यक्ति होता है जिन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, पेशा अपनी उनकी जो एक अनुयायी होते हैं उनको वो लाल कुर्ती पहनाते हैं। ठीक है, लाल कुर्ती पहनाने के बाद वो सरकार का विरोध करने के लिए खड़े हो जाते हैं। ये पहली घटना होती है जहां पर जो भारतीय सैनिक होते हैं वो अंग्रेजों का साथ नहीं देते हैं और वो कहते हैं कि हम इनके ऊपर गोलीबारी नहीं करेंगे। ठीक है, उस टाइम पे जो हमारे पास जो गोरखा राइफल होती है, गोरखा राइफल इनके ऊपर गोली चलाने से मना, सॉरी माफ कीजिएगा, गढ़वाल राइफल, गढ़वाल राइफल जो होती है वो इनके ऊपर पेशावर के जो लोग हो, जो पेशावर के जो लाल कुर्ती की जो ये गुट होता है, कुछ जिन्हें खुदाए खुदमतगार भी कहते हैं, खुदा खिदमतगार, इनके ऊपर गोली चलाने से मना कर देती है। परिणाम परिणाम सिंपल सा होता है कि सरकार जो होती है वो इस घटना को हल्के में नहीं ले पाती और इस घटना को रोकने का प्रयास करती है। लेकिन क्योंकि ये खाली हाथ में थे और इनके ऊपर बंदूक चलाने से भी मना कर दिया गया, ये पहली घटना थी। ठीक है, कांग्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण कांग्रेस पर प्रतिबंध लगा जाता है, कांग्रेस के जितने भी नेता होते हैं सबको जेल में डाल दिया जाता है और फिर गोलमेज सम्मेलन शुरू किया जाता है। ठीक है, जो लंदन में चल रहा है। ठीक है, कांग्रेस के सारे नेता जेल में हैं तो जाहिर सी बात है कांग्रेस का विरोध ही करेगी, तो कांग्रेस ने इसका विरोध किया। बाद में जैसे ही आंदोलन भारत में शुरू होता है, अचानक से भीड़ जो होती है वो कांग्रेस की तरफ समर्थन हो जाती है और जब से कांग्रेस की तरफ समर्थन होती है, गोलमेज सम्मेलन पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, क्योंकि अब कांग्रेस का जब कांग्रेस ही नहीं होगी तो गोलमेज सम्मेलन किसी काम का हुआ ही नहीं। ठीक है, कांग्रेस सम्मेलन अब पूरी तरीके से बंद हो चुका है, अब उसका कोई अस्तित्व ही नहीं बचा। फिर जब गांधी जी को, जब लॉर्ड गवर्नर के ऊपर जब दबाव पड़ता है तो वो दिल्ली के अंदर समझौता करते हैं गांधी जी के साथ। ठीक है, इसी को कहते हैं दिल्ली गांधी समझौता, इसी को कहते हैं लॉर्ड इरविन समझौता, दिल्ली समझौता भी कह सकते हैं, इसे कहते हैं लॉर्ड मतलब इरविन गांधी समझौता भी कह सकते हैं। आपको याद होगा कि 30 अप्रैल को ये समझौता होता है। ठीक है, इसी से कुछ समय पहले महात्मा भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा भी दी जाती है। ठीक है, जो मतलब ये जो इरविन समझौता होता है, इससे कुछ समय पूर्व इन तीनों को फांसी दी जाती है। तो क्या गांधी जी इनके फांसी को रोक सकते थे? तो अभी हम इसके बारे में अभी जानते हैं। देखिए दिल्ली समझौता में क्या होता है कि जितने भी राजनीतिक कैदी होती है उनको रिहाई की बात कर अंग्रेज स्वीकार कर लेती है, जो जुर्माना होता है उसको वसूला नहीं जाएगा, जो किसान थे उनकी जमीनों को वापस कर दिया जाएगा, सरकारी अधिकारियों को फिर से बहाली की जाएगी। ठीक है, जितने भी तटीय गांव थे उनके अंदर नमक बनाने की आजादी दी जाएगी और शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। ठीक है, ये 5 मांगे, ये 6 मांगे जो होती है वो रखी जाती है। लेकिन इस 6 मांगों के अंदर गांधी जी एक अतिरिक्त मांग की मांग करते हैं कि जितने भी ये 3 युवा व्यक्ति हैं इनकी रिहाई कर दी जाए। लेकिन अंग्रेज इनकी रिहाई की तरफ बिल्कुल भी तैयार नहीं होते और गांधी जी पूरी कोशिश करते हैं कि राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव जी को फांसी ना हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है और इनको अंत में फांसी दे दी जाती है, क्योंकि अंग्रेजों ने जो इनके खिलाफ रिपोर्ट लिखी थी इसमें इनको एक कानूनी, इनको एक अपराधी की श्रेणी में रखा था, ना कि कोई स्वतंत्रता सेनानी, ना कि कोई राजनीतिक कैदी के रूप में। इसलिए आपने बार बार सुना होगा कि जो भगत सिंह होते हैं, राजगुरु होते हैं, सुखदेव होते हैं, ये अपनी मांग करते हैं कि इन्हें राजनीतिक कैदी का दर्जा दिया जाए, ना कि अपराधी कैदी का। ठीक है, क्योंकि राजनीतिक कैदी, क्योंकि इन्होंने देश के लिए ही किया था ना, इन्होंने तो जो आंदोलन किया था, ये जो हत्या की थी वो देश के लिए की थी। लेकिन क्योंकि अंग्रेजों ने कहा था कि नहीं, आपने सिर्फ अपराध किया, आपने सरकारी अधिकारी को मारा है, इसलिए हम आपके ऊपर इस तरह के कानून स्वीकार नहीं करेंगे, यानी कि आपको राजनीतिक कैदी का दर्जा नहीं देंगे, आपको आपराधिक कैदी का ही दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, जब दिल्ली समझौता हो जाता है इसके बाद क्या होता है, कराची के अंदर अधिवेशन होता है। ठीक है, अधिवेशन के अंदर में इसे स्वीकार कर लिया जाता है, दिल्ली समझौते को कांग्रेस जो होती है वो पूरी तरीके से स्वीकार कर लेती है। और इसके साथ साथ कांग्रेस एक काम और करती, 2 और काम करती है। पहली बार मौलिक अधिकार की स्वीकृति यहाँ प्राप्त होती है, कहाँ पे, कराची अधिवेशन में। और दूसरा क्या होता है, पूरे देश के लिए एक राष्ट्र नीति की बनाई जाती है। यहाँ पे 2 काम किया जाता है, याद रखना। कराची सम्मेलन में पहले तो होता है मौलिक अधिकार को स्वीकार किया जाता है, दूसरा क्या होता है, राष्ट्रीय आर्थिक नीति की संकल्पना की जाती है। ठीक है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन भी शुरू हो जाता है। ठीक है, और इस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी को आमंत्रण किया जाता है और गांधी जी से स्वीकार करते हैं। ठीक है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन खत्म।
आगे चलते हैं, वामपंथी के आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, रूसी क्रांति के परिणाम क्या क्या होता है कि भारतीय जितने भी युवा होते हैं ना, जो भारतीय युवा होते हैं वो काफी प्रभावित होते हैं रूसी क्रांति से, क्योंकि पहली बार इस तरह की विचारधाराएं आती है और विचारधाराओं में और भी कई तरह की चीजें होती है। समाजवादी सरकार की स्थापना की बात की जाती है और भी कई तरह की रोचक बातें की जाती है, जिससे कि मतलब अगर इस बातों को ध्यान सुने तो लगभग हर भारत का जो युवा होगा अचानक से इसका समर्थन करने लग जाएगा। जितने भी क्रांति के माध्यम से जो परिवर्तन अचानक से हुआ है, उस परिवर्तन के जो परिणाम निकले हैं वो भी अपने आप में रोचक थे, क्योंकि लगातार इसके परिणाम को स्वरूप कई कई नई नई योजनाएं आने लग गई, नई नई चीजें समस्या का समाधान होने लग गया। तो लोग युवा इससे काफी प्रभावित थे। इसी प्रभाव से क्या हुआ कि जो एम एन रॉय थे, ठीक है, ये अक्टूबर में ताशकंद जानते हैं, और ताशकंद में भारतीय राष्ट्र जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी होती है इसकी स्थापना करते हैं। ठीक है, इसके साथ क्या होता है, जितने भी भारतीय, इसके ऐसा नहीं था कि सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ही वामपंथ का समर्थन कर रही थी, बल्कि कांग्रेस के अंदर भी कई सारे ऐसे नेता थे जो वामपंथी विचारधारा का समर्थन करते थे, जैसे कि थे सुभाष चंद्र बोस जी, जैसे कि थे जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, ये सभी, जयप्रकाश नारायण जी, ये सब लोग भी थे, वो कांग्रेस के सदस्य थे, और इन लोगों ने भी वामपंथी विचारधारा का समर्थन ही किया। यानी कि अंत में इन्होंने समाजवादी विचारधारा का समर्थन किया। जब सरकार बनी तो इन्होंने भी समाजवादी विचारधारा, समाजवादी आर्थिक नीतियों का अनुपालन किया और अपनी नई नई विचारधाराओं को सामने रखा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो वामपंथी विचारधारा को आप समझ गए। देखिए अब क्या होता है, संवैधानिक सुधार की जाती है। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन के परिणाम स्वरूप 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया जाता है। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन हुआ 1935 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, और 1930 उसकी के बाद क्या होता है कि भारत में चुनाव होते हैं। चुनाव में क्या होता है, 11 में से 5 राज्यों में कांग्रेस की संपूर्ण सरकार बनती है। ठीक है, 11 में से 5 राज्यों में किसकी सरकार बनेगी, संपूर्ण सरकार कांग्रेस की बनेगी। अब कांग्रेस के पास सत्ता आ चुकी है और वो जो अपने जन कल्याण की भावना से वो काम करने की शुरुआत वो कर देगा। जैसे कांग्रेस जन कल्याण की भावना के साथ शुरुआत करेगा, इसकी योजनाएं में अचानक से क्या होगी, वृद्धि होगी और जनता का समर्थन बहुत तेजी से बढ़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए अब हम चलते हैं स्वतंत्रता की ओर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको बहुत अच्छे से समझना है। देखिए 1939 में, ठीक है, कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया। क्यों इस्तीफा दिया, देखिए जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो बिना कांग्रेस की परमिशन के, यानी कि उस समय की सबसे बड़ी पार्टी और जो सत्ता में सबसे बड़ी पार्टी थी वो थी कांग्रेस। कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने कहा कि हम कांग्रेस से बिना पूछे, मतलब कांग्रेस से बिना पूछे जो वहां के भारत के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने भारत को दूसरे विश्व युद्ध में डाल दिया। दूसरे विश्व युद्ध में उनका नाम घुसेड़ दिया। लेकिन भारतीय लोग कैसे चाहते थे, बिल्कुल नहीं, हम क्यों चाहेंगे, हमारा कोई यूरोप से कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, हमारा कोई मतलब नहीं है यूरोप से। और दूसरा बात क्या लगता है कि युद्ध के बाद हमारी यहाँ पे वैसी महंगाई बढ़ जाती थी, हमने प्रथम विश्व युद्ध के अपने नकारात्मक पक्षों को हमने पहले ही देख चुके हैं। ठीक है, तो हम बिल्कुल नहीं चाहते थे कि हम इस तरह के किसी भी युद्ध में पार्टिसिपेट करें, ठीक है, किसी भी युद्ध में भाग लें। तो जब हमने भाग लिया अचानक से बिना पूछे, तो कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस के इस्तीफा के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, कांग्रेस की जो पद्धति चल रही थी कि कांग्रेस इतनी बढ़िया तरीके से काम कर रही थी, अब जनता का समर्थन उसके ऊपर बहुत तेजी से बढ़ गया। जाहिर सी बात है, कांग्रेस ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे, तो इसीलिए जनता का समर्थन था उसके साथ। दूसरा क्या होता है कि इसी बीच क्या होता है, बंगाल में अकाल पड़ता है। ठीक है, अभी तक क्या हो रहा था कि जितने भी भारत की जो उपभोग की वस्तुएं थी वो यूरोप जा रही थी, क्योंकि यहाँ ब्रिटेन की जो सेना थी उनके कल्याण के लिए, उनके लिए अनाज के लिए, उनकी उपभोक्ता के लिए हम यहाँ पे समाज दे रहे थे। लेकिन बंगाल में अकाल पड़ गया। अकाल के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि बंगाल की खुद के राशन के लिए कमी पड़ गई। लेकिन इसके बाद भी ब्रिटेन की जो सरकार थी उन्होंने यहाँ से अनाज को विदेश में भेजने लग गए, ताकि जो वहां पे जो युद्ध जो सैनिक लड़ रहे हैं उनके अनाज के लिए कमी ना आए। ठीक है, परिणाम स्वरूप बंगाल में अकाल और भारी भूखमरी से काफी लोगों की मौत हो गई। ठीक है, इन सबको देखते हुए गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कर दी। ठीक है, अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर देते हैं और गांधी जी यहाँ पे करो या मरो का नारा भी दे देते हैं। ठीक है, अब गांधी जी का जो विचार है वो अहिंसक नहीं बन रहा, अब गांधी जी का विचार हिंसक हो गया। ठीक है, 8 अगस्त को गांधी जी ने इसकी विचार रख दी और 9 अगस्त को ही पूरी कांग्रेस पार्टी के साथ, पूरी गांधी के साथ नेहरू, पटेल, जितने भी लोग होते हैं कांग्रेस के अंदर, जितने बड़े बड़े नेता होते हैं, सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। अब नेता ना होने से क्या होता है कि जनता स्वयं में नेता बन जाती है और वो अपने हिसाब से अब आंदोलन को चलाने लगेगी। अब आंदोलन अहिंसक नहीं बचा, अब आंदोलन हिंसक हो चुका है। कई कई सारी जगहों पर पैरेलल गवर्नमेंट बन चुकी है, अब सरकार है ही नहीं, क्योंकि सरकार के सारी सिस्टम को बर्बाद कर दिया गया है। रेलवे की पटरियां उखाड़ दी गई है, तार काट दिए गए हैं, टेलीफोन सिस्टम बंद हो चुका है और जितने भी सरकारी इमारतें सब पे हमला करके उस पर कब्जा कर लिया गया है। यानी कि अब सरकार बची ही नहीं। बहुत सरकार के पास अब सरकार को बहुत कठोर प्रयास करने के बाद सरकार को अपनी जमीनें वापस मिली, लेकिन सरकार को अब समझ में आ गया कि अब आंदोलन से पीछे हटना ही
सबसे बड़ी मजबूती होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो जाता है और भारत छोड़ो आंदोलन में जो परिणाम निकलते हैं वो अंग्रेजों का काफी भयंकर क्षति पहुंचाते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों के पास अब इतनी सामर्थ्य नहीं बचा कि वो भारत को फिर से गुलाम बना सके। दूसरा क्या है, जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उससे अंग्रेजों को स्थिति को पता चल चुका है कि अब भारतीय लोग गुलाम बनने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इसी बीच क्या होता है, जो हमारे भारत के जो उसके बाद कहते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 लाया जाता है, किसके द्वारा, माउंटबेटन के द्वारा। यहीं पर इसी को माउंटबेटन प्लान भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि भारत और पाकिस्तान नाम का दो देश बनेगा। ठीक है, दोनों देशों की अपनी अपनी सरकार चलेगी और सरकार चाहे तो अपना सरकार चाहे तो जिस रजवाड़े को चाहे अपने अंदर शामिल कर सकती है। ठीक है, ये होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 के तहत। और इसमें क्या होता है कि भारत सरकार को पूरी तरीके से स्वतंत्रता दे दी जाएगी। तो इसी में क्या होता है, 15 अगस्त 1947 को भारत को पूरी तरीके से स्वतंत्र कर दिया जाता है, यानी कि अब भारत पूरी तरीके से आजाद हो गया, प्लस भारत के साथ साथ पाकिस्तान भी आजाद हो गया और इसके साथ ही हमारा इतिहास भी पूरी तरीके से आजाद हो गया और हमने आज पूरी तरह से मॉडर्न हिस्ट्री को अच्छे से देख लिया और इसको हमने अच्छे से खत्म कर दिया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको लगा होगा कि ये चैप्टर हमने काफी बड़े और काफी विस्तार से पढ़ा था, बिल्कुल सही, ये चैप्टर आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा चैप्टर था। तो खत्म करते हैं हम इसको, आज के लिए इतना ही।